ही इंसान अपने जीवन के अलग अलग उम्र में अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है। फैज अहमद फैज का नाम सुने होंगे आप लोग। फैज अहमद फैज इतना रेवोल्यूशनरी पोएट, अपने अंतिम दिनों में मस्जिद चले गए थे। तो क्या फैज अहमद फैज का जो बाकी का काम था वो खत्म हो गया? अब मैं एक बात और कहता हूं, नामदेव ढसाल का नाम आप लोग सुने होंगे। नामदेव ढसाल बहुत ग्रेट अम्बेडकराइट और बहुत ही लाजवाब जो है दलित राइट्स को लेकर के लिखने वाले पोएट थे। बाद में जाकर के शिवसेना ज्वाइन कर लिया मैं भी। दुष्यंत कुमार का नाम जानते होंगे, बहुत रेवोल्यूशनरी पोएट थे, अभी हमने उनको कोट भी किया है। बाद में वो भी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिए थे। इसके अलावे इप्टा के एक बड़े कलाकार हुआ करते थे आसाम के, जिन्होंने ये गीत लिखा है, मैं उस गीत का नाम भूल रहा हूं, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और बाद में बीजेपी से जाकर के चुनाव लड़ लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि उनका बाकी का जीवन जो बीजेपी में चुनाव लड़ने से पहले का था उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। अगर ऐसा होता तो इस देश में सीपीआई और सीपीएम, जोर देकर के बोल रहा हूं केरल की धरती पे, दोनों ने जनसंघ के साथ सरकार बनाई है। याद रखिएगा इस बात को। कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई और सीपीएम ने जनसंघ के साथ अलायंस किया था। उस सरकार को दोनों ने सपोर्ट किया था, राइट ने भी और लेफ्ट ने भी। तो क्या कहिएगा, इस देश में राइट राइट नहीं है और लेफ्ट लेफ्ट नहीं है? क्या कहिएगा? इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि लेकिन उसी प्रश्न पे सुंदरैया ने रिजाइन किया था। हाँ, और एक चीज और जान लीजिए कि इस देश में हिंदू महासभा, जिसके लीडर सावरकर थे, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया, और दूसरी तरफ टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करने वाले अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग, दोनों ने मिलकर के सिंध प्रांत में सरकार बनाया था। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इस देश में आइडियोलॉजी बची ही नहीं है। इसका यह मतलब है कि हम युवाओं को सोशलिज्म का कोई ड्रीम ही नहीं देखना चाहिए। इसका यह मतलब है कि इस देश के जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, इस देश की जो महिलाएं हैं, उनको इक्वलिटी की बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे तेंदुलकर अपने जमाने में बैटिंग कर लिया ना, अब विराट कोहली खेल रहा है। कि गांधी और अंबेडकर के बीच में फॉल्स रेसलिंग की बजाय गांधी और अंबेडकर दोनों के विचार हमारे आज के समय के प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि सीपीआई और सीपीएम कैसे विभाजित हो गया। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि इस देश की सभी लेफ्ट पार्टी, सभी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक पार्टियों को यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल डेंजरस सोसाइटी के ऊपर है और इस डेंजर को हम लोग सब मिल करके ही डिफीट कर सकते हैं। मैं उस नैरेटिव में बिलीव करता हूं। बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट मीडिया। नियोलिबरलिज्म दुनिया में कब आया? नियोलिबरलिज्म दुनिया में तब आया जब यूएसएसआर टूट गया। तो यूएसएसआर क्यों टूट गया? वो तो लेफ्ट ही था ना, कम्युनिस्ट पार्टी ही तो वहां रूल कर रही थी। और हमारे लीडर लोग जाते थे, स्टालिन से मिल करके आते थे और फिर कहते थे कि स्टालिन ने ये कहा है, भारत में हम ऐसा करेंगे। मुझे इस प्रोसेस से दिक्कत है कि मार्क्सिज्म एज ए फिलॉसफी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्सिज्म इन अ प्रैक्टिस, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जाती है जो एंटी मार्क्सिस्ट है। उसका मार्क्सिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अब एंड मुझे केरला के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस मामले में, बिकॉज उन लोगों ने अपना चैनल भी बनाया है। लेकिन बिहार में कोई टीवी चैनल नहीं है किसी कम्युनिस्ट पार्टी के पास। उत्तर प्रदेश में कोई टीवी चैनल नहीं है इनके पास। तो आप जो ये क्लेम करते हैं कि हम क्या होने वाला है उसको हम आज देख लेते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि कंप्यूटर आने वाला है, मोबाइल आने वाला है, मीडिया चैनल आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन होने वाला है। ये बात आपको समझ में नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ रही थी तो आपने अपना मीडिया चैनल क्यों नहीं बनाया? आई बिलोंग टू बिहार, और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक अखबार हुआ करता था, जनशक्ति। दैट वाज लीडिंग न्यूज़पेपर था। और जो है ये आज हम कहते हैं ना कि सारा पैसा जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, और वो कोई कॉर्पोरेट हाउस से चंदा नहीं लेता था। उसका इतना सर्कुलेशन था कि वो बिहार का सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर था। और उसकी जो मशीन थी, जो उसका जो प्रिंटिंग प्रेस था, बिहार के किसी भी अखबार के पास
उतना एडवांस प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, क्योंकि वो रसिया से प्रिंटिंग प्रेस आया था। लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी डेड हो गई। जब अलग तरह का प्रिंटिंग मशीन आया तो उस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कर नहीं पाए। तो हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रूढ़िवादी जो है सिर्फ आरएसएस के लोग नहीं होते हैं, कुछ कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होते हैं। और मैं इसको बोल रहा हूं, और मैं इसको केरला में बैठ करके बोल रहा हूं, और इसका डेंजर मुझे पता है, मैं फिर भी बोल रहा हूं। क्योंकि मार्क्सिस्ट होने का पहला स्टेप यह है कि आप सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, आप क्रिटिकल होते हैं। और अगर हम सेल्फ क्रिटिकल हैं और क्रिटिकल हैं तो हमको लगता है कि नियो लिबरलिज्म ने जो डिस्पैरिटीज सोसाइटी के अंदर क्रिएट किया है, उसी डिस्पैरिटीज के चलते आज हमको दुनिया में राइट विंग इमरजेंस फेस करना पड़ रहा है। ये दोनों अलग अलग बात नहीं है कि नियो लिबरलिज्म के चलते राइट विंग इमरजेंस पैदा हुआ है, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक बात है। लेकिन नियो लिबरलिज्म कैसे पैदा हुआ, इसको भी एक बार हमको समझना पड़ेगा। और इसको जब हम समझेंगे तब हमको यह भी समझ में आता है कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया। जब बड़ी मशीन का जमाना था, जब बिग इंडस्ट्रियल कैपिटल था, जब बिग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम वहां बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हुआ और जब बिग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ, और बड़ी इंडस्ट्रीज की बजाय प्रोडक्शन जब छोटे से वर्क प्लेस पे होना शुरू हो गया, जब ऑटोमाइजेशन शुरू हुआ, उसके चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और उसके चलते नए तरीके का जो सरप्लस का सर्कुलेशन शुरू हुआ, उसको डिफाइन करने में हम नाकामयाब रहे। इस बात को भी हमको मानना चाहिए। और इसको जिस देश ने समझा है, नियोलिबरलिज्म के सामने चाइना ने तो कोई गिव अप नहीं किया है, वहां तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बना करके बैठी हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है ही नहीं, तब तो कुछ लोग ये भी कह देंगे कि केरला में भी लेफ्ट फ्रंट का सरकार नहीं है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने समय को हमको अपने प्रॉब्लम के आधार पे, अपने नजरिए के आधार पे समझने की कोशिश करना चाहिए। और मार्क्सवाद का मतलब ये नहीं होता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमारे लिए गीता है और उसका एक एक लाइन को हमको हूबहू पालन करना है। मार्क्सिज्म एक मेथोडोलॉजी है, और उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से आज कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस के चलते उस कॉन्ट्राडिक्शन को यदि हम पहचाने तो आज सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है, प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आसान हुआ है। ऐसे दौर में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो टुवार्ड्स जीरो की तरफ जा रही है। अगर इन चीज़ों को आज हम समझने के लिए तैयार हैं, और जर्मनी का एक बहुत बड़ा विद्वान है, आजकल अमेरिका में रहता है, रिफ्किन नाम है उसका, उसने किताब लिखी है द मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी। यदि उस किताब को पढ़ करके हमको कुछ समझ में आती है तो हम सचमुच अपने समय का सोशलिस्ट स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। हमने जो है एक बात लिखी ट्विटर पे कि संघ की शाखा से आपकी सोच सुर्फनखा तक ही पहुंच सकती है, और दावोस में जाकर के बिटकॉइन, डिजिटल इंडिया, ये सब बात वो बोल आए। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उनकी जो मानसिकता है, बिटकॉइन का बी भी वो नहीं समझते होंगे। लेकिन चूंकि ये नए तरीके का चेंज है, न्यू डेवलपमेंट है, तो दुनिया को वो दिखाने के लिए कि नहीं हम भी न्यू डेवलपमेंट समझते हैं, वो बोल आते हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात कर लेंगे, आपको जो है ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके खिलाफ जो उबुंटू ने लिनक्स बनाया है उसकी बात कर लेंगे। तो ये सब बात वो भले कर लेते हैं, लेकिन इनका भरोसा उन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे बस एक बात कहनी है कि जिनका भरोसा इन चीज़ों में होना चाहिए, बिटकॉइन और आपको जो है डिजिटल डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड दिखते नहीं हैं।
क्योंकि आप मेरा भाषण सुने ही नहीं। हम शुरू में ही बोले कि हम लीडर नहीं हैं। आई हैव रिजेक्टेड दिस क्वेश्चन एंड आई टोल्ड कि आई एम नॉट लीडर, आई एम नो मोर इन द कैंपस, आई एम जस्ट अबाउट टू सबमिट माई PhD एंड आई एम नॉट द पोस्टर बॉय ऑफ एनी रेवोल्यूशन एंड आई विल नॉट ब्रिंग द रेवोल्यूशन। ये सोसाइटी के एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रेवोल्यूशन होता है। रही बात मीडिया किसी को लाइमलाइट देता है, बहुत खतरनाक होता है सर लाइमलाइट, इसको अच्छा मत समझिएगा कभी। मीडिया का लाइमलाइट आपके लाइफ में कुछ भी लाइवली नहीं रहने देता है, वो सब खत्म हो जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो ये जिग्नेश मेवानी से पूछ लीजिएगा, वो दलित समाज से ही आता है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जो चीजों को इस खांचे में फंसा करके देख रहे हैं ना कि ये लड़ रहा है तो इसकी लड़ाई को मीडिया दिखा रही है और दूसरे लोग जो लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई को मीडिया नहीं दिखा रही है, मैं तो कहता हूं कि किसी भी लड़ाई को मीडिया दिखा ही नहीं रही है। आपको भी शायद ये नहीं पता होगा कि आप भले मीडिया देख लिए हैं, आप उसी ब्राह्मणिकल मीडिया और उसी बनिया मीडिया जिस पे आप इतना लंबा चौड़ा प्रश्न पूछे हैं, उसी को आप भरोसा कर लिए हैं, लेकिन उस मीडिया ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा कि क्यों हम लोगों को जेल में भेजा गया। आपको भी लगता होगा कि कुछ स्लोगन लगाया गया, जानबूझ करके लगाया गया, ठीक है, और जानबूझ करके जो है उसको उस वीडियो को डॉक्टर्ड किया गया और जेल भेजा गया। ये सवाल ही नहीं था सर। आप भी उसी मीडिया पे भरोसा कर लेते हैं और आप भी उसी मीडिया के द्वारा जो पर्सनैलिटी क्रिएट किया जाता है ना, उसको सुनने के लिए, उसको सवाल पूछने के लिए अपना समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। इस बात को आप समझिए। और मैं कह रहा हूं कि उस मीडिया ने हमारी लड़ाई को और हमारे सवाल को कभी दिखाया ही नहीं, और उसी लड़ाई उसी सवाल को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी पढ़ाई के बीच में हम लोग समय निकाल करके जा रहे हैं और बता रहे हैं। अगर जस्टिस फॉर रोहित वेमुला का आंदोलन नहीं लड़ रहे होते ना तो जेल नहीं जाते सर। कोई नारेबाजी का सवाल नहीं था, कोई नेशनल और एंटी नेशनल डिस्कोर्स का सवाल नहीं था, कोई नेशनलिज्म का सवाल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन कंटिन्यूअसली 2 स्ट्रगल में था। मैं आज आपको बताता हूं, मीडिया नहीं आमने सामने बता रहा हूं आपको। पहला स्ट्रगल ये था, द फर्स्ट स्ट्रगल, दे हैव स्टॉप्ड द फेलोशिप फॉर द रिसर्च स्कॉलर इन दिस कंट्री। और ये जो बजट कट अभी एजुकेशन के अंदर हो रहा है, दे हैव स्टार्टेड इट सिंस द फर्स्ट बजट, कि वो लगातार एजुकेशन का बजट कट कर रहे थे। और पहला बजट में इन्होंने 34% का बजट कट किया था। और 34% बजट कट के बाद जो फेलोशिप मिलता है, जिसको स्टाइपन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उर्दू में उसको वजीफा बोलते हैं, उस छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया। दे हैव स्क्रैप्ड नॉन नेट फेलोशिप। नॉन नेट फेलोशिप ये होता है कि दोज रिसर्च स्कॉलर दे डिडंट क्लियर द JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, they get 5,000 from the UGC. They have scrapped this policy, and after this decision we have organized a protest with the name of Occupy UGC, University Grants Commission. और उस protest के चलते I am telling you, there was no media and you didn't see me, you didn't see other students, those who were fighting on the street for the rights of all the research scholars in this country. The union minister that time, Smriti Irani, she came on the street and उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट किया है स्टूडेंट के साथ कि हम ये फेलोशिप बंद नहीं करेंगे। ये सरकार के ईगो को हर्ट किया था सर। और उस समय ही स्टूडेंट को टारगेट किया गया कि ये JNU वाले सरकार को बहुत परेशान करते हैं, जिस दिन मौका मिलेगा इनको जेल में बंद करेंगे। एंड आफ्टर दैट मूवमेंट देयर वाज वी वेर कंटिन्यूअसली उस मूवमेंट को चला रहे थे। उस मूवमेंट के दौरान ही 17 जनवरी को, हम आपको डेट भी बता रहे हैं सर, 17 जनवरी को 17 जनवरी रोहित वेमुला डाइड। और फ्रॉम देयर द ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट कन्वर्टेड इनटू जस्टिस फॉर रोहित वेमुला मूवमेंट। और जस्टिस फॉर रोहित वेमुला मूवमेंट का इंपैक्ट ये था सर कि प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, घरियाली आंसू निकाल रहे थे। और ये जो सरकार है, उस सरकार को लगा कि देश के अंदर जो दलित इमरजेंस है, उस दलित इमरजेंस को कंट्रोल करने के लिए एक दलित फेस को आगे करना पड़ेगा। और आपको रिजल्ट पता है
कि हमारे देश के राष्ट्रपति आजकल दलित कम्युनिटी से ही हैं, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। आरएसएस और भाजपा से इस खेल में आप कभी नहीं जीत सकते हैं साहब। आरएसएस और भाजपा से यदि हमको जीतना होगा तो अगर आप दलित कंसर्न से इस बात को कह रहे हैं, मैं उस कंसर्न का रिस्पेक्ट करते हुए कहना चाहता हूं, आपको अपने आंदोलन को जिग्नेश मेवानी के आंदोलन से रिलेट करना पड़ेगा, जिसमें वो कहता है गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। अगर सोशल प्रॉब्लम को भी, जिस बात को आपने कोट किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, आप जाकर के आरएसएस का ट्विटर हैंडल देख लीजिएगा। हम मोहन भागवत जी का भाषण और मोदी जी का भाषण जरूर सुनते हैं। कहते हैं कि जिससे लड़ना हो विरोधियों के बारे में उसकी स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। ट्विटर हैंडल पे आप देख लीजिए कि मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं। मोहन भागवत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सोशल डेमोक्रेसी लाना जरूरी है, और वह भी कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये इतना आसान मामला नहीं है सर। आज के समय में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के सवाल को हमको रिलेट करना पड़ेगा। और जो रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, उस रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को सिर्फ पब्लिक सेक्टर में रिड्यूस करने से काम चलने वाला नहीं है, इसको प्राइवेट सेक्टर तक ले जाकर के एक्सपेंड करना पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि इस लड़ाई को आइसोलेशन में नहीं लड़ा जा सकता है। इसीलिए इस देश के अंदर जितनी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं, उसकी यूनिटी जरूरी है। और उस यूनिटी में मैं आपको कहता हूं कि इस देश के दलित, इस देश के ओबीसी, इस देश के माइनॉरिटी, इस देश की महिला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से है, द वीमेन, उनकी, और साथ ही साथ इस देश का जो फार्मर है, इस देश का जो लेबरर है, और इस देश का जो गरीब आदमी है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि कोट एंड कोट कपर कास्ट में पैदा होने वाला यूथ जिसने 10 लाख रुपया खर्चा करके एमबीए किया है, आज अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्या उसके एम्प्लॉयमेंट के सवाल को दलित मूवमेंट का जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है उसके साथ रिलेट करके नहीं देखना चाहिए? आज ये सवाल हमारे सामने है। इसीलिए हम ब्रॉडर यूनिटी की बात कर रहे हैं। और रही बात मीडिया की कवरेज की या नहीं कवरेज की, चिंता नहीं करते हैं सर, क्योंकि हमको उनके कवरेज पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप लगता है कैपिटलिज्म को गलत समझ लिए हैं। आपको हो सकता है कि एप्पल यूज करने वाला आदमी कैपिटलिस्ट लगता हो, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता हो कि जो लोग कार में बैठ रहा है वो कैपिटलिस्ट है, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो कैपिटलिस्ट है, बढ़िया जूता पहन लिया तो कैपिटलिस्ट है। इट इज नॉट लाइक दैट। देखिए, एक बात तो मैं आपको कह दूं, ये मार्क्स की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। मार्क्स ने कहा था कि एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही सोशलिज्म आएगा। मतलब आप हिंदी में बोले हैं ना, इसलिए मैं आपको कहता हूं, भूखे भजन न होए गोपाला, पेट नहीं भरा रहेगा तो झंडा का घड़ी घंट उठाइएगा। ये सब नहीं है। ये हम बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग जो इधर आते हैं तो समझ में नहीं आता है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उसका क्या क्या अचीवमेंट है आपको दूसरे फॉर्म में देखना पड़ेगा। वो कार पे उसका नेता चलता है, इससे मत देखिए। ये देखिए कि अपने बच्चे को, अपने बेटा को और अपने बेटी को एक ही स्कूल में पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। ये देखिए कि जब बेटा बीमार होगा और बेटी बीमार होगी, दोनों का इलाज एक ही हॉस्पिटल में कराता है कि नहीं कराता है। ये देखिए कि उसके जो लाइफ स्टाइल हैं, उस लाइफ स्टाइल में क्या वो करप्शन से पैसा जमा करके उस लाइफ स्टाइल को अफोर्ड कर रहा है, या अपने मेहनत से प्रोफेसर बन के, जर्नलिस्ट बन के, बड़ा किसान बन के, बड़ा दुकानदार बन के उस लाइफ स्टाइल को ये अफोर्ड कर रहा है। और कम्युनिस्ट होने का मतलब, कहीं आप टीवी में देख तो नहीं लिए हैं प्रकाश झा का सिनेमा कि दाढ़ी बड़ी होगी, बड़ा बड़ा सा फटा सा कुर्ता होगा और झोला लटका होगा, वही कम्युनिस्ट होगा। इस हिसाब से तो आप स्टालिन को देखते तो मानते ही नहीं कि वो कम्युनिस्ट है, क्योंकि तो हमेशा सूट बूट में रहता था। है ऐसा नहीं होता है साहब कि मैंने अब मान लीजिए कि अमेरिका का कोई कम्युनिस्ट होगा तो क्या करेगा, वो कुर्ता पैजामा पहन लेगा। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी का कोर ये है कि हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, और हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ही तो है, उसी मोड ऑफ प्रोडक्शन से तो सोसाइटी चल रही है, और उसी मोड ऑफ प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मान लीजिए कि लैपटॉप जो है वो डेल ने बनाया है, तो एक कॉर्पोरेट ने बनाया है, तो हम लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डेल का मालिक बैठ करके थोड़ी लैपटॉप बना रहा है, कि वहां भी कोई मजदूर ही लैपटॉप बना रहा है, कोई जो है कोई लेबर ही अपने लेबर से उस लैपटॉप को बनाया है।
ये कम्युनिज्म का एक गलत आइडिया है कि हम कम्युनिस्ट हैं तो बढ़िया खाना नहीं खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे नहीं, साफ सुथरा नहीं होंगे, नहाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रैक्टिस में इक्वलिटी को हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं भाई साहब, मैं कई बार आया हूं कि सोसाइटी है, मैंने बहुत जगह आपको दिक्कत दिखेगी, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हमने देखा है कि विमेन और मेन के राइट्स में एक अंतर दिखता है। आई एक्सेप्ट इट। मैं जबरदस्ती केरला की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बिहार से कंपैरिजन करें केरला का, तो यहां महिलाओं को ज्यादा राइट है भाई। महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं, महिलाएं ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इस हिसाब से मैं देखता हूं कि यह सोसाइटी इक्वलिटी को ज्यादा अपहोल्ड करके चलती है, लिटरेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देती तो नीति आयोग का जो अभी रिपोर्ट आया है कि हेल्थ फैसिलिटी में केरला नंबर 1 पे है, वो कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है और सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है। और मैं ये आपको बता दूं, कुछ दोस्त हमारा एमएलए बन गया है केरल का, तो उसके साथ घूमते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो एमएलए है। वो तो बहुत साधारण इंसान की तरह रहता है। हमारे यहाँ का एमएलए राजस्थान में 5 गाड़ी लेके चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ तो हम एक दिन विधानसभा स्पीकर के साथ घूम रहे थे तो वो भी एक गाड़ी से घूम रहे थे। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये इसको आप नोट कीजिएगा कि पूरे देश में यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने हुए मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, उनका पेमेंट पूरे देश में सबसे ज्यादा कम केरला के लोगों का है। अगर आप कह रहे हैं कि केरला एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, तो इसका पेमेंट जो है वो राजस्थान के एमएलए से ज्यादा होना चाहिए ना। राजस्थान के एमएलए से इसका पेमेंट कम कैसे है? केरला अपने कोऑपरेटिव मॉडल पे बिलीव करती है, केरला अपने कलेक्टिवनेस पे बिलीव करती है, केरला इंडिविजुअल फ्रीडम में भी बिलीव करती है और इक्वलिटी के राइट्स को अपहोल्ड करती है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस पे हो। सी वट एवर आई एम स्पीकिंग, ये नहीं है कि मैं अपने मन में जो आ रहा है वो बोल दे रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक रेफरेंस है और वो इस देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला गया है। जब मैं लेफ्ट वर्ड का यूज करता हूँ, आई थिंक यू मे बी नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड लेफ्ट। आप सबको पता है कि फ्रेंच पार्लियामेंट में जो लोग सरकार के खिलाफ होते थे वो बाएं साइड में बैठते थे, लेफ्ट साइड में बैठते थे, और वहीं से ये वर्ड इमर्ज किया है। और ऑब्वियसली अगर आप लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में जाएंगे या आप जो है लिंग्विस्टिक के डिटेल्स में जाएंगे तो लेफ्ट और कम्युनिस्ट ये वर्ड में अंतर है, तभी तो अलग अलग वर्ड है। जैसे चाचा और चाची है ना, वेल्लम और पट्टी अलग अलग वर्ड है ना, नहीं तो सबके लिए एक ही वर्ड होता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड, कोई भी टर्मोलॉजी, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल ये है कि कोई इंसान यदि कहता है कि वो सोशलिस्ट है और वो किसी कैपिटलिस्ट पार्टी के साथ अलायंस कर ले तो वो सोशलिस्ट रहा कि नहीं रहा, ये बड़ा डायलेक्टिकल क्वेश्चन है सर। कि मान लीजिए कि कोई इंसान क्लेम करता है कि वो महिलाओं को बहुत इज्जत करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है विमेन को, लेकिन हो सकता है कि अपनी पत्नी के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता हो। इस बेसिस पे ही अगर किसी इंसान के पूरे जीवन का मूल्यांकन करना है तब हम कई बार गलत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे अब मैं गांधी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। गांधी सेड कि वायलेंस को हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, उस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, एंड ही सेड कि वायलेंस हुआ है पुलिस थाने में, इसलिए हम ये आंदोलन वापस लेते हैं। 1942 में वही गांधी जी कह रहे हैं डू एंड डाई, करो या मरो। वायलेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मैं आपको भगत सिंह के पास लेके चलता हूँ। भगत सिंह के बारे में अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि बम फोड़ते थे, गोली चलाते थे, वायलेंस को जो है जरूरी मानते थे, और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में कैसे सेल्फ जो है खुद को बचाने के लिए वायलेंस करना जरूरी हो जाता है। इस बात को वो ऐसे समझाया गया कि एक साइंटिस्ट को थोड़ा सा वो हमला करते हैं और साइंटिस्ट पलट करके उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं थे। भगत सिंह ने कहा है बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाता, एंड ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वायलेंस। और बम का दर्शन जो किताब लिखी गई है, जो आर्टिकल लिखा गया है एक्चुअली,
वो भगत सिंह का आर्टिकल नहीं है, वो भगवती चरण बोहरा का आर्टिकल है। कहने का क्या मतलब है? Excellent. हेलो हेलो। Yeah. आप भले नेता तो नहीं है लेकिन स्टार तो हो गया है। हम सारे लोग आपके फैन हैं, तो आपके पीछे पीछे जहाँ जहाँ आपका टॉक होते हैं नेट पे वो डाउनलोड करते, नेट से यूट्यूब से देखते हैं, तो हम फैन भी है आपके। सुनना चाहती हूँ आस्वादित सॉन्ग सब लोगों का दिल में होगा। That's a popular request. You can't deny that. यस मुझे लगा कि ये इतना बड़ा जगह है, कोई नहीं बोले तो मुझे बहुत अफसोस होगा, इसलिए मैं ही खड़े हो गई। और फिर एक और बार जेएनयू के आपके पोजीशन जो आप बहुत डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ में क्या है, जैसे बाबा रामदेव लोग जैसे ही प्रोफेसर्स आने लगे हैं, तो जेएनयू के भविष्य के बारे में भी बताइएगा। तो ये पहले बताइए जेएनयू के भविष्य के बारे में। देखिए, एक बात तो ये है कि जेएनयू में हम लोग रोज बरोज कोई ना कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। मसलन आप सबको मालूम होगा शायद कि हमारे यहाँ का एक यंग स्कॉलर नजीब अहमद वो गायब है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला है। इसके साथ साथ रोज बरोज कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसा रेगुलेशन जो है वो वाइस चांसलर बना करके लाते हैं जिससे फैकल्टी और स्टूडेंट को परेशान किया जाए। हमारा फंड कम कर दिया गया है। हमारे यहाँ स्टूडेंट बढ़े थे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बजाय हमारे यहाँ सीट को ही कम कर दिया गया है। नए स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से वहाँ पे एडमिशन ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात का भरोसा है कि ऐसे समय में, इन दिस डार्क टाइम, जो लोग लड़ रहे हैं, ये मुश्किल तो जरूर है लेकिन इस लड़ाई को जीता जा सकता है। यह जीत जो है वो असंभव नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद जेएनयू के स्टूडेंट आज भी लड़ रहे हैं और आज भी जो उनका एकेडमिक एक्सेलेंस है उसको वो कहीं भी कम नहीं होने दिए हैं। पिछले लगातार हर तरह के एवोल्यूशन में जेएनयू टॉप पे आया है। नैक ने जो है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया है। अभी वो इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है जिसको सबसे ज़्यादा नेक पॉइंट मिले हैं। और राष्ट्रपति जी के द्वारा फिर से जेएनयू को इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, जैसे कि आपके टिफिन पॉट में और आपके फ्रिज में बीफ है कि नहीं है, इस आधार पे लोगों को लिंच किया जाता है। उसी तरीके से जेएनयू का अगर कोई टी शर्ट पहन करके बाहर निकला हो दिल्ली की सड़कों पर, मेट्रो में, ट्रेन में, उनके साथ बदतमीजियां की जाती है। और इसीलिए मैंने इस बात को रिजेक्ट किया कि मैं लीडर नहीं हूं, क्योंकि मैं अकेले इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा हूं। पूरी की पूरी जेएनयू की कम्युनिटी, स्टूडेंट, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप भी सवाल पूछ रहे हैं तो आपके बारे में कहा जाएगा जेएनयू से तो नहीं हो। अभी इस देश के एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं भारत सरकार के, और उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो वो कहते हैं जेएनयू से पढ़ के आए हो क्या। तो एक पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। आप यूं समझ लीजिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट इजकल टू जेएनयू, और जो है और जेएनयू इजकल टू गवर्नमेंट, और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हैं गवर्नमेंट इजकल टू एंटी नेशनल। ये जो सिचुएशन देश के अंदर खड़ा किया गया है उसमें हम लोग बार बार उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के समर्थन से, सपोर्ट से जो लड़ाई हमारे यहाँ से शुरू हुई है वो लड़ाई पहले से भी इस देश के अंदर चल रही थी अलग अलग हिस्सों में। अच्छी बात यह है कि वो लड़ाई अब कहीं ना कहीं अपने आप को एक दूसरे से रिलेट करने लगी है। और अगर ये रिलेशन मजबूत होता है तो मैं समझता हूँ जेएनयू भी बचेगा, देश भी बचेगा, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी बचेगा। अभी नारे
I think this is not political platform, it is literary platform, so sometimes it is difficult. But I am missing my duffly actually. Okay, so maybe some of you have heard this slogan, and there was a allegation by the Sangh Parivar and BJP that we are asking Azadi, that's why we are anti-national. So I have cleared, so many times I have cleared this point that yes, we are asking Azadi, not from the nation, inside the nation, and which kind of problem we are facing. Each and every individual can face different kind of problem, and he or she wants to get freedom from that problem. This is the basic idea of our freedom, our Azadi. So you can relate this slogan with your own problems. हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, महिलाएं मांगे, महिलाएं मांगे, तो पुरुष भी बोला, तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो, अरे गरीबी से, अरे भूखमरी से, अरे पूंजीवाद से, तो जातिवाद से हम लेके रहेंगे, है हक हमारी, है जान से प्यारी, आजाद देश में, आजाद देश में, तो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। A very big thank you on behalf of all of us to Kanhaiya Kumar. Thank you. So the session ends here. Thank you, Mr. Kanhaiya Kumar and Mr. Shashi Kumar, for such an enlightening session. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.